हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय केमिस्ट्री एक्सप्रेस चैनल। सब बढ़िया। तो जैसा कि याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। वो वीडियो को दो पार्ट में बनाया था, है ना। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को कैसे यूज करते हैं हम लोग एन फैक्टर के बारे में। तो आज हम लोग उस पर, जो पिछले तीनों वीडियो में मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन वगैरह जो भी बताया था, उस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। एक बात मैं कोट करना चाहूँगा, अगर आप में से कोई अगर पिछला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल है, नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m phosphorus acid, formula is H3PO3 is, option is given, first 0.1, second 0.9, third 0.3 and fourth one is 0.6। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में देखे कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे रिलेशन है उसका मोलरिटी से। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि H3PO3 का एन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो H3PO3 का जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसका एन फैक्टर क्या है। ये एक एसिड है, फास्फोरस एसिड है ना। तो जैसा बताया था कि एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी होती है। लेकिन महज हम लोग फॉर्मूला देख करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को दिखाया था, फिर से मैं यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। और ये भी बताया था कि सॉल्यूशन में सिर्फ वही हाइड्रोजन आयन जो है वो आयोनाइज होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो जैसा कि एन फैक्टर बेसिसिटी इसकी क्या होगी, 2 होगी। तो यहां एन फैक्टर जो है 2 हो गया इसका H3PO3 का। तो नॉर्मलिटी क्या होगा, जैसा कि मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी ऑफ द H3PO3 क्या है 0.3 m, और उसको हम लोग एन फैक्टर से इनटू कर देंगे, दैट इज 0.6। नॉर्मलिटी ऑफ H3PO3 इज 0.6। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question, if 0.50 mole of BaCl2 is mixed with 0.20 mole of Na3PO4, the maximum number of mole of Ba3PO4 whole 2 that can be formed is, option is given, first 0.70, second 0.50, third 0.20 and fourth one is 0.10। ये क्वेश्चन जो है स्टोइचियोमेट्री का है। तो स्टोइचियोमेट्री के लिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखना जरूरी है। तो क्या हो रहा है कि BaCl2 रिएक्ट कर रहा है Na3PO4 से और क्या बना रहा है Ba3PO4 होल 2 और NaCl बना रहा है। तो कितना मोल जो है Ba3PO4 का फॉर्म होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां लिखेंगे, BaCl2 प्लस Na3PO4 क्या बना रहा है Ba3PO4 होल 2 और प्लस NaCl। तो हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहां देखते हैं जैसा कि PO4 यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 से इंटू करेंगे और
बेरियम यहाँ 3 है, इसको 3 से इंटू करेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ NaCl का मोल जो है 6 होना चाहिए। अब गिवन क्या है, BaCl2 हमारे पास 0.50 मोल है और Na3PO3 का 0.20 मोल है। जैसा कि स्टोइकियोमेट्री में हम लोग बताए थे, सबसे पहले हम लोग मोल रेशियो जो है निकालते हैं। तो यहाँ इसका मोल रेशियो हम लोग निकालेंगे, जो गिवन मोल है और जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिख रहा है कि यहाँ 3 मोल है, तो 0.50 डिवाइड बाय 3, इसका मोल रेशियो होगा 0.20/2। अब इसमें देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक केस में हम बताए थे पिछले वीडियो में कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है प्रोडक्ट जो है उसी के आधार पर जो है डिसाइड किया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जिसका मोल रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 0.16 मोल, दिस इज 0.10 मोल। तो हम लोग देख रहे हैं कि Na3PO4 जो है उसका मोल रेशियो कम है, यानी यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर हम लोग मान लें कि यहाँ X मोल Ba3PO4 फॉर्म कर रहा है, तो दोनों का मोल रेशियो जो है सेम होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ कि इसका मोल रेशियो चूंकि निकाल चुके हैं हम लोग 0.10 इज इक्वल टू X, और इसका मोल देख रहे हैं हम लोग 1 है, X/1, दैट इज X इज इक्वल टू 0.10 मोल। दिस इज द आंसर। फिर से एक बार समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के सवाल में जैसा कि बताए थे कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा, देख रहे हैं, है ना, जिससे कि उसका मोल पता लग रहा है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि 0.50 मोल BaCl2 का है, 0.20 मोल Na3PO4 का है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना मोल Ba3PO4 का बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों का मोल रेशियो निकालने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका मोल रेशियो क्या है, 0.50/3 डिवाइड करके आया 0.16 मोल। इसका मोल रेशियो यहाँ 2 मोल है, 0.20 मोल गिवन था, ये आया 0.10, ये सबसे कम है, यानी यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मोल रेशियो, लिमिटिंग रिएजेंट का और प्रोडक्ट का मोल रेशियो दोनों जो है सेम होगा। यहाँ चूंकि 1 है, अब अगर हम लोग मान लें कि X मोल बन रहा है प्रोडक्ट का, तो हम लिख सकते हैं कि मोल रेशियो ऑफ Na3PO4 इज इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ Ba3PO4 होल 2। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि X इज इक्वल टू 0.10, यानी Ba3PO4 का 0.10 मोल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 for the given reaction is given H3PO4 plus MgOH whole 2 gives MgHPO4 plus 2H2O. Molar mass of H3PO4 is given 98. Option 1 is 98, option B 32.66, and option C 196, and option D 49. तो सबसे पहले हम लोग जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन, उसको हम लोग लिखते हैं H3PO4 प्लस MgOH होल 2 MgHPO4 प्लस 2H2। अब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो जैसा कि बताए थे कि n फैक्टर जो है किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके कंपोजिशन पर, वो कितना मोल हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है या उसको किसी केमिकल रिएक्शन में रिप्लेस कर रहा है। तो रिएक्शन को देख करके हम लोग देखेंगे कितना मोल हाइड्रोजन ये MgOH द्वारा रिप्लेस हो रहा है इसका, यानी इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये प्रोडक्ट में MgHPO4, यहाँ हाइड्रोजन कितना था 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना बचा 1, दैट इज 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है। इसका मतलब यहाँ इसका n फैक्टर क्या हो गया 2 है।
अब हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना, 98। तो हम लोग जानते हैं क्या, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। यहाँ एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी है, यानी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो हम लोग यहां देखेंगे 98/2 दैट इज 49। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नॉर्मेलिटी से है। क्वेश्चन है V1 ml of NaOH of normality X and V2 ml of KOH of normality Y are together sufficient to neutralize completely 100 ml of 0.1 NaHCl. If V2 is to V1 is equal to 1:2 and X is to Y is equal to 1:2, what fraction of acid is neutralized by KOH? Option is given: A 0.25, B 0.33, C 0.50 and D 0.67। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन क्या दिया हुआ है। रिलेशन क्या है, वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ V2/V1 is equal to 1/2 और we can write V1 is equal to 2/2। दूसरा रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है X is to Y is equal to 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं Y is equal to 2X और we can write X is equal to Y/2। अब क्या कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन KOH का न्यूट्रलाइज करेगा HCl के फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हम लोग देखे हैं, क्या हम लोग लिखे थे कि नॉर्मेलिटी को जब वॉल्यूम से इनटू करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्राप्त होता है, यानी N1V1 इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था N2V2। इससे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट combined with same number of equivalent of other element or form same number of equivalent of other element or compound, है ना। तो हम यहां कह सकते हैं कि हाँ एक चीज और, अगर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है, लेकिन अगर यही वॉल्यूम जो है वो अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो उसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। तो सेम वे में हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट फॉर अदर सब्सटेंस। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ, वी कैन राइट मिली इक्विवेलेंट of KOH is equal to milli equivalent of HCl, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि एक कोई भी सब्सटेंस का सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दूसरे कंपाउंड से जो है रिएक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH सेम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो नॉर्मेलिटी क्या है NaOH का X और वॉल्यूम क्या है V1। तो हम कह सकते हैं कि X V1 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। उसी तरह सेम मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH सॉरी NaOH जो सॉरी यहां ये NaOH मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH जो न्यूट्रलाइज करेगा HCl को। तो हम यहां लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ KH इसकी दी हुई है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम क्या है Y इंटू वॉल्यूम V2।
इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो कि इससे न्यूट्रलाइज होगा, हम लिख सकते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू XV1 प्लस YV2। और टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इसका दिया हुआ वॉल्यूम कितना है 100 ml और नॉर्मलिटी इसका कितना है 0.1। तो हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू XV1 प्लस YV2। और वी कैन राइट 10 इज इक्वल टू, अब हम लोग को जो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है उसको रिलेशन को हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे। V1 इज इक्वल टू 2V2 है, वी कैन राइट X इंटू 2V2 और X की जगह पर X इज इक्वल टू Y बाई 2। तो हम लोग X की जगह पर यहां अगर हम लोग Y बाई 2 लिखें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस YV2 और वी कैन राइट YV2 प्लस YV2 और 2YV2 इज इक्वल टू 10 और YV2 इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 इक्विवेलेंट। और हम लोग जान रहे हैं कि YV2 क्या है मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो टोटल मिलीमोल कितना था HCl का 10 और न्यूट्रलाइज हुआ KOH के द्वारा 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया fraction of HCl which is neutralized by KOH is equal to 5 by total millimole जो प्रेजेंट था उसका that is 0.5। This is the answer. Next question है 3 gram of activated charcoal was added to 50 ml of acetic acid solution, normality is 0.06 n in a flask. After an hour it was filtered and the strength of the filtrate was found to be 0.042 n. The amount of acetic acid adsorbed per gram of charcoal is, option is given, first 18 milligram, second 36 milligram, third 42 milligram एंड फोर्थ 54 मिलीग्राम। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले है ना कि एसिटिक एसिड का मिली इक्विवेलेंट पहले कितना था। तो हम लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियली कितना प्रेजेंट था। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, नॉर्मलिटी कितना है एसिटिक एसिड का 0.06 और वॉल्यूम 50, इट विल कम्स 3 मिली इक्विवेलेंट। जब उसका एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है ना, जो सरफेस पर जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू बल्क फेज। तो एडजॉर्प्शन हो रहा है एसिटिक एसिड का चारकोल के सरफेस पर और कुछ देर के बाद पाया गया कि कितना मिल ये बच रहा है उसका 0.042 नॉर्मलिटी जो है पाया गया। तो कितना लेफ्ट मिली इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड का लेफ्ट किया। तो हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड लेफ्ट। वॉल्यूम तो हमारे पास सेम है लेकिन नॉर्मलिटी चेंज हो गया है। तो क्या है नॉर्मलिटी कितना दिया 0.042। तो यहां आप लोग लिखेंगे 0.042 दैट इज इट इज 2.1 नो 2.1।
तो एडजॉर्ब कितना हुआ हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड is equal to 3 minus 2.1, that is 0.9 मिलीक्यूल। तो अब हम लोग निकालेंगे कि मास ऑफ एसिटिक एसिड हम लोग लिख सकते हैं इन मिलीग्राम। मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट 0.9 इंटू इक्विवेलेंट वेट, चूंकि एसिटिक एसिड जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है और चूंकि इसमें एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसलिए इसका n फैक्टर यानी बेसिसिटी भी 1 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट भी इसका जो है 16 होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल सॉरी 54 मिलीग्राम। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पर ग्राम एडजॉर्ब कितना हुआ चारकोल में वो निकालना है, तो 3 ग्राम चारकोल जो है 54 मिलीग्राम एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब कर रहा है, इसलिए 1 ग्राम चारकोल क्या हो जाएगा एसिटिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम चारकोल is equal to 54 divided by 3, that is 18 मिलीग्राम। इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि इस जो यहाँ सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा इसको पूरी तरह से समझने के लिए, पूरा भरपूर आनंद उठाने के लिए प्लीज आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से समझ सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं 12th क्लास के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सुझाव आया है कि सर 12th क्लास के लिए वीडियो जो है बनाइए, तो बने रहिए हमारे केमिस्ट्री एक्सप्रेस चैनल पर। सी यू, गुड बाय।